चलो देखो, हाँ चलो अब बात करेंगे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं उसे, फिजिकल अपीयरेंस क्या होगा, जैसे कि फिजिकल स्टेट क्या होगी। आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं ना। अबाउट 99.9% ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं। 0.1% ही कंपाउंड लिक्विड होते हैं, और आयोनिक कंपाउंड कभी भी गैस नहीं होते, ये बात ध्यान में रखना आपने। आयोनिक कंपाउंड कभी भी गैस नहीं होते। फिजिकल स्टेट में बता रहा हूं आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द आयोनिक कंपाउंड। सबसे पहला पॉइंट है बेटा दैट इज फिजिकल स्टेट, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसमें इससे पहले एम्स में पूछा गया था, असर्शन रीजन में पूछा गया था कि आयोनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन गैसियस स्टेट, इट इज अ करेक्ट और इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना आपने। यहां पे मैंने बोला है फिजिकल स्टेट में कि 99.9% जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा? आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक है। और यहां पे ध्यान में रखना 0.1% ही क्या हो जाते हैं? लिक्विड हो जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आयोनिक कंपाउंड जो है कभी भी बेटा गैस नहीं होंगे। ये बात ध्यान में रखना आपने कि आयोनिक कंपाउंड कभी भी गैस नहीं होंगे, या तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं? लिक्विड हो सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड में जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है बेटा 99.9% क्या हो जाते हैं? सॉलिड है। लिक्विड जैसा आपने मॉल्टन NaCl तो सुना होगा ना, मॉल्टन NaCl को आपने मेल्ट कर दिया, पिघला दिया उसे, मॉल्टन NaCl। तो बोलोगे कि आप NaCl को इवेपोरेट कर सकते हैं, करके कर सकते हैं, लेकिन बेटा आप उसे जनरल नॉर्मल कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पे नहीं करा सकते, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो जाता है, ये बता रहा हूं यहां पे। मेल्टिंग पॉइंट देखो क्या होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट बात करेंगे दैट इज मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। किसकी बात करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? जिस टेम्परेचर पे लिक्विड सॉलिड क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। मतलब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा उसी कहते हैं हम दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है? और मेल्टिंग पॉइंट के बाद में बेटा किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर जल्दी से नहीं बढ़ता है। जैसे कि अगर किसी सब्सटेंस को, लिक्विड को बॉइल करना है आपने, किसी लिक्विड को क्या करना है? बॉइल करना है। वाटर को बॉइल करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर लेके जाओगे तो वाटर बॉइल होने लगेगा। लेकिन वाटर के बॉइल होने पर, जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा है, उसके बाद में आप कितनी भी हीट दे दीजिए, वाटर का टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं। उससे मतलब जो सारी की सारी जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, वो सारी की सारी किस में चली जाएगी? इन्वायरमेंट में चली जाएगी। क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद में आप बेटा लगातार उसे हीट कर रहे हो, तो कभी भी बेटा उस सिस्टम का, वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। थोड़ा आपको नहीं समझ में आया होगा तो और बताऊंगा अच्छे से आपको। कांस्टेंट बॉइलिंग एक्चुअली क्या हो जाता है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जो देते हैं ना, वो सराउंडिंग में चली जाती है, बाहर चली जाती है, मतलब उसको नहीं मिलती है वाटर को, क्योंकि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया। वही तो ये बोल रहा हूं बेटा मैं, बॉइलिंग पॉइंट पे आप वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते। बॉइलिंग टेम्परेचर के बाद में वाटर का टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि जो एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है वो सारी की सारी किस में चली जाती है? एनवायरमेंट में चली जाती है, एनवायरमेंट में खर्च हो जाती है वो। इस वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। नहीं समझ में आया करे? अरे बेटा ये देखो, आप ये कंटेनर लिया हमने, इसको बेटा हमने रख दिया चूल्हे पे, चूल्हा समझता ना? हाँ देखो, ये यहां से ऐसा रख दिया, इसके अंदर हमने लिया वाटर। क्या लिया? वाटर। ऐसे बताना पड़ता है बच्चों को, ये क्या है बेटा? वाटर है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको गर्म कर रहे हैं। गर्म करने के बाद में एक टेम्परेचर आएगा, जिस टेम्परेचर पे ये उबलना शुरू हो जाएगा ना, मतलब बॉइल होना शुरू हो जाएगा। तो हमने देखा कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब देखो 10 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में ये वाटर बॉइल होने लगेगा। मान लीजिए कि 15 मिनट के बाद में ये वाटर क्या होने लगा है? बॉइल। तो दिखाना पड़ेगा ना कि सर बॉइल हो रहा है करके यहाँ पे। चलो ठीक है, ये वाटर क्या हो रहा है? लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब 15 मिनट के बाद में बॉइलिंग हो गया शुरू। 15 मिनट के बाद में आपने अगर और उसे 1 घंटा तक भी अगर हिट करते रहे तो इसका टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा। ये बता रहा हूं मैं आपको, बात समझ में आ गई? क्योंकि जो एडिशनल अमाउंट ऑफ, आप बोलेंगे सर 15 मिनट में तो बॉइल हो गया, अगर मैं 30 मिनट तक बॉइल करूंगा तो 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाना चाहिए था। नहीं बेटा, वही तो बोल रहा हूं आपसे मैं कि जो एडिशनल अमाउंट ऑफ हीट देते हैं ना, वो बेटा इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंट में चली जाती है, इसको तो मिलती ही नहीं वो।
क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है यहाँ पे कांस्टेंट, इसके बाद में इसका टेम्परेचर बढ़ाना नामुमकिन है। क्लियर है बात यहाँ पे? अगर ये ओपन वेसल है तो, ओपन वेसल है, हाँ आप बोलेंगे सर हम वेसल को क्लोज कर देंगे, कर दो आप क्लोज, तो अब थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा बॉइलिंग मतलब आप टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा प्रेशर कुकर का यही काम होता है, कुकिंग टाइम से पहले कुक कर देता है वो, क्यों? क्योंकि सिस्टम का जो अंदर जो वाटर है बेटा उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि वेसल क्या है, क्लोज। आया समझ में अभी? हाँ, लेकिन अगर ये बर्तन अगर ओपन है बेटा तो आप कितना भी हीट रख लीजिए इसे, कितना भी आप इसे हीट कर दीजिए बेटा, टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते उसको। क्लियर है? अब देखो हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हम बात कर रहे थे बेटा आयोनिक कंपाउंड की, इधर आ जाइए अभी। सो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ विच कंपाउंड? Ionic compound. So ionic compound they have high melting point and high boiling point. They have high, very high boiling point, very high melting point. ये देख लीजिए यहाँ पे they have, that is they have very high melting point. इनका melting point क्या होता है बेटा? Very high होता है, बहुत ज्यादा होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात and sharp भी होता है, and sharp. And क्या होता है? Sharp. Sharp का मतलब क्या होता है आपको समझता है क्या? जिस टेम्परेचर पे बेटा सॉलिड आयनिक सॉलिड मेल्ट होना चाहिए उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगे, उससे ना तो उससे पहले मेल्ट होगे ना तो उसके बाद मेल्ट होगे। समझ में आया ना? शार्प का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो मेरे पास में ये NaCl है, ये नजर आ रहा है आपको, दैट इज NaCl। NaCl क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। अब इस सॉलिड को मुझे अगर मेल्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी, तो हीट देंगे हम, हीट देंगे बेटा, टेम्परेचर देंगे उसे, तो क्या होगा, ये NaCl किस में चला जाएगा? लिक्विड में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? लिक्विड में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है? मेल्टिंग पॉइंट पता है आपको? दैट इज 429.1 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 429.2 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 429.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब इससे पहले NaCl नहीं मेल्ट होगा, ये बता रहा हूं आपको मैं। आप NaCl को मेल्ट करना चाहते हैं, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 429.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 429.2 डिग्री सेल्सियस से मतलब 429.1 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर लिखे गए टेम्परेचर तब भी मेल्ट नहीं होगा NaCl। सबको समझ में आया? जैसे ही टेम्परेचर बेटा 429.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा NaCl मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब समझ में आ गया शार्प का मतलब क्या होता है? अगर 0.1 का भी फर्क है तो वो NaCl मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है उस टेम्परेचर तक अगर पहुंच गया आप तो मेल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जो एक और सॉलिड होते हैं अमॉर्फस सॉलिड, जो पाउडर लाइक सॉलिड होते हैं, जैसे कि रबर ले लीजिए, स्टार्च ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में होता है। जैसे कि आप प्लास्टिक चेयर को ले लीजिए, ये धीरे धीरे मेल्ट होगी ना। एक शार्प ऐसा होगा क्या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी? नहीं होगी, ये धीरे धीरे मेल्ट होगी। एक रेंज में मेल्टिंग पॉइंट्स होता है अमॉर्फस सॉलिड का। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब जिनमें जो एक्चुअली जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल को डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, उसे कहते हैं हम दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। NaCl आपने देखा होगा नमक घर में देखा होगा, पर्टिकुलर साइज होती है उनकी, पर्टिकुलर ज्योमेट्री होती है, उनको पर्टिकुलर शेप होता है, तो उन्हें कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? शार्प होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं कि ज्योमेट्री क्या होती है। अभी बस इतना समझ लीजिए बेटा कि आयनिक कंपाउंड 99.9% क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। 0.1% ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। गैस कभी नहीं होंगे। गैस होगे क्या? नहीं होगे। दूसरी बात, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका? हाई होता है। और कैसे होता है? शार्प होता है। शार्प का मतलब सबको समझ में आ गया? शार्प का मतलब होगा कि जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होगे बस उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगे, ना तो उससे पहले मेल्ट होगे। अभी तो समझ में आ गया होगा आपको कि 429.1 डिग्री सेल्सियस पे भी NaCl मेल्ट नहीं होगा। जैसे ही टेम्परेचर 429.2 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा NaCl मेल्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलिए ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कंडक्टेंस की। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? सो दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनका जैसे ही मॉल्टन सोल्यूशन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। अब आयनिक कंपाउंड्स है तो आयनिक कंपाउंड्स में आयंस है ना। बच्चे सोचते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स में आयन है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। नहीं बेटा, वो आयंस फ्री तो होने चाहिए। अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वो आयंस क्या है? बाउंडेड है। पहले आयन ने दूसरे आयन को होल्ड करके रखा है तो फ्री है क्या? वो नहीं है बेटा। अगर आयंस फ्री हो गए तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, इसलिए सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? इंसुलेटर की तरह। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने यहाँ पे? बोलो बेटा कंडक्टेंस। दैट इज कंडक्टेंस की बात करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहां पे सबसे पहली बात बोलो, क्या बोला मैंने?
दे आर इंसुलेटर, दैट इज आयोनिक कंपाउंड्स, बोलो दे आर इंसुलेटर, इंसुलेटर समझता है ना, दे डू नॉट कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते बेटा उन्हें क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। दे आर इंसुलेटर इन विच स्टेट, बोलो बेटा कौन सी स्टेट में बोला है, सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, मतलब सबको समझ में आ रहा है। NaCl अगर आपने नमक सॉलिड लिया बेटा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या, नहीं करेगा, बट दे आर कंडक्टर, बट दे आर कंडक्टर इन विच स्टेट, मॉल्टन स्टेट, जब वो मॉल्टन स्टेट में पिघली हुई स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। तो लिख दू यहां पे बट दे कंडक्ट, बट दे कंडक्ट, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट, बोलो इन विच स्टेट, इन मॉल्टन स्टेट, इन विच स्टेट बेटा, मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में करेगा क्या, नहीं करेगा। लिक्विड स्टेट में क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। जैसे ही लिक्विड स्टेट में जाएगा तो आयन को मूव होने के लिए जगह मिल जाएगी ना। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, जैसे ही बेटा क्या होगा, जब वो लिक्विड स्टेट में जाता है तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो वो आयंस क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो गए। तो ये बात इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, बट दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट, मॉल्टन स्टेट। अगर मॉल्टन स्टेट नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो लिक्विड स्टेट की बात बोल रहा हूं मैं, यहां ये लिक्विड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्लियर है बात, यहां पे आगे सबको समझ में कंडक्टेंस क्या होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दैट इज ब्रिटलनेस। किसकी बात करेंगे, दैट इज ब्रिटलनेस। समझ में आता है कि ब्रिटलनेस क्या होता है, तो व्हाट इज ब्रिटलनेस, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ब्रिटल होते हैं, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है ऑन दे हैमरिंग दे बिकम स्कैटर्ड। जैसे कि आपने क्या किया, कोई आयनिक कंपाउंड लिया, उसको बेटा हैमर से आपने उसे हैमरिंग किया तो क्या होगा, वो चूर चूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चूर चूर होने को भी कहते हैं, दैट इज ब्रिटलनेस। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। देखो ना, आपने NaCl का जो रॉक सॉल्ट, अगर आपने बड़ा सा पत्थर लिया, आप हथौड़े से हथौड़ा मार रहे हो तो टूटेंगे ना, टूट के बिखर जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, सो दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल, जो चूर चूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं बाय हैमरिंग, दे बिकम स्कैटर्ड ऑन हैमरिंग, दैट सब्सटेंस आर ब्रिटल। सो आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। अब सवाल यह है कि वो ब्रिटल क्यों होते हैं, दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। अब ये ब्रिटल इसलिए होते हैं बेटा कि इनमें जो बॉन्डिंग का नेचर होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। अब नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है, इधर देखो आप। अब मुझे बताइए, यहां पे हमने NaCl ले लिया, क्या ले लिया, NaCl लिया, तो NaCl में बताइए यहां पे कि एक Na+ होगा, और Na+ को किसने सराउंड किया है बेटा, 6Cl ने सराउंड करके रखा है। मैंने आपको कल ही बताया था, आपको बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि ऐसे 6Cl, एक Na+ को 6Cl सराउंड करके रखते हैं, या एक Cl- को 6 Na+ सराउंड करके रख सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर ये Na+ को Cl- अप्रोच कर रहा है, करेगा, बिल्कुल ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, किधर से भी आ जाए तो अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, करेगा। चाहे Cl इधर से आ जाए बेटा तो भी अट्रैक्ट करेगा, चाहे ऊपर से आ जाए तो भी अट्रैक्ट करेगा, चाहे नीचे से आ जाए तो भी अट्रैक्ट करेगा, चाहे इस साइड से आ जाए, इस साइड से आ जाए, सब किधर किसी भी साइड से अगर आ जाए तो Cl- को Na+ अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या डायरेक्शन पे ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं ना। अरे Cl- Na+ से किसी भी डायरेक्शन से आ जाए बेटा तो अट्रैक्शन होगा ना, होगा, होगा ना। तो इस बॉन्ड का नेचर डायरेक्शनल हुआ क्या, फिर नहीं, दैट इज द नॉन डायरेक्शनल। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो ध्यान में रखना कि आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। अरे सीधी सी बात है यार, आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है। तो अनायन चाहे किसी भी डायरेक्शन से आ जाए तो कैटायन उसे अप्रोच करेगा या नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन के ऊपर बेस है क्या, नहीं है। इसे बोलते हैं दैट इज नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसे, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। क्या बोलेंगे आप, बोलो बेटा इसे, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। अरे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है ना। अरे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या बोलते हैं उसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं है। इसलिए हमने क्या बोला, ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। और इसी नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, डायरेक्शनल। अगर एक एटम दूसरे एटम से अप्रोच कर रहा है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन पे लाई करना चाहिए, उसने पर्टिकुलर डायरेक्शन पे, पर्टिकुलर एक्सिस पे अलाइन होना चाहिए, तभी बॉन्ड बनेगा। ऐसे नहीं कि किधर से भी आएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे नहीं होता है बेटा। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं।
आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। इसी नॉन डायरेक्शनल की वजह से वो क्या हो जाते हैं, ब्रिटल। अब बोलोगे सर अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि स्कैटर्ड कैसे होगे। देखो होता क्या है, इधर देखो बेटा, बना के बताता हूं आपको। इधर देखो, आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन, दूसरा होता है नेगेटिव आयन। तो देखो इधर देखो आप, एक होगा ये पॉजिटिव, उसके बाद में ये भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव, उसके बाद में ये क्या होगा, पॉजिटिव, उसके बाद में ये क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, और इनके बीच में क्या होगा, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, ऐसे कुछ होगा निगेटिव आयन। चलो निगेटिव आयन भी बता देता हूं, ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बताएंगे। यहां पे क्या होगा बोलो बेटा, यहां पे होगा निगेटिव, यहां पे क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव होगा क्या, निगेटिव पॉजिटिव, और ये गलत हो गया, इसे थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। इधर देखो, यहां पे क्या होगा बोलो बेटा, पहले पॉजिटिव होगा, यहां पे निगेटिव होगा, यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यहां पे निगेटिव होगा। इसके नीचे क्या होगा रे, निगेटिव, इसके नीचे क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पे होगा निगेटिव और ये पॉजिटिव। एक लेयर थोड़ी और बना देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव, यहां पे होगा निगेटिव, यहां पे होगा पॉजिटिव और यहां पे होगा निगेटिव। ठीक है, एक लेयर और बना दूं क्या, बना दूं एक लेयर, चलो यहां पे बना देते हैं। चलिए इधर देखिए बेटा, ये क्या होगा, निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये होगा निगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ये आपको यहां पे मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये दो लेयर है, एक ऊपर की लेयर ये हो गई और दूसरी लेयर क्या होगी बेटा, ये होगी। अभी तो इनमें सब में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिख रहा है ना आपको, ये पॉजिटिव के बाद निगेटिव है, निगेटिव के बाद पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद भी निगेटिव है, मतलब अट्रैक्शन ही नजर आ रहा है आपको। लेकिन जैसे ही क्या किया हमने, इस लेयर पे बेटा, इस लेयर पे हमने फोर्स लगा दिया, इस लेयर पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो वो लेयर क्या हो जाएगी, थोड़ी आगे शिफ्ट कर जाएगी। सही है ना, देखो ये दो लेयर बताया मैंने आपको, ये पहली लेयर और ये दूसरी लेयर। अब पहली लेयर और दूसरी लेयर में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर वाली लेयर को एक बेटा हमने फोर्स अप्लाई किया, तो ये लेयर क्या कर जाती है, उसके ऊपर स्लाइड कर जाती है। क्या कर जाती है, स्लाइड। और स्लाइड जैसी होती है वैसी स्कैटर्ड हो जाती है। अब स्कैटर्ड क्यों होगी, जैसे ही बेटा ये लेयर स्लाइड होगी थोड़ी सी, तो देखो पॉजिटिव के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। निकाल के बताओ क्या, देखो बेटा जैसे ही ये लेयर को हमने थोड़ा सा एक शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया, तो होता क्या है, जैसे ही हम इसे शेयरिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, चलिए इधर बता देते हैं। जैसे ही हमने एक शेयरिंग फोर्स अप्लाई किया तो होता क्या है, ऊपर वाली लेयर देखो आप, ये ऊपर वाली लेयर है, यहां पे क्या है, पॉजिटिव, यहां पे है निगेटिव, यहां पे है पॉजिटिव, यहां पे है निगेटिव। तो होता क्या है, जैसे ही इस ऊपर वाली लेयर को हमने शिफ्ट थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस किया, जरा सा शेयरिंग फोर्स लगा दिया, तो होता क्या है, नीचे वाले का पॉजिटिव, देखो इधर देखो आप, ये नीचे वाले का, ऊपर वाले का पॉजिटिव और नीचे वाले का पॉजिटिव बेटा एक ही लाइन में आ जाते हैं। देखो यहां पे, इधर देखो, यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इससे पहले क्या होगा, निगेटिव, उसके बाद में क्या होगा, निगेटिव, और इसके बाद में क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके बाद में क्या होगा, निगेटिव। छोड़िए इसे, ये तो नहीं बनाते हम, यहां पे ये हो गया। देखो ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली नजर आ रही है आपको। देखो ये क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव के ऊपर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसलिए लेयर क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है। अब समझ में आ रहा है कि जब हैमरिंग करते हैं तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाती है, और जैसे ही स्लाइड करेंगी बेटा तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर आता है, निगेटिव निगेटिव के ऊपर आता है। इस वजह से दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन, इस वजह से वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। अब समझ में आया कि ये ब्रिटल क्यों होते हैं। तो इनमें बॉन्डिंग में पहली बात तो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं। अगर हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर दिया तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर क्या हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, और स्लाइड होने के बाद में क्या हो जाती है, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड क्यों हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव के ऊपर निगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है और निगेटिव के ऊपर क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। अरे आया समझ में या नहीं आया, क्लियर है। तो ब्रिटल ने सबको समझ में आया कि बेटा ब्रिटल, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी को, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बट लिक्विड स्टेट में और मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देख लीजिए, इनकी एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, दे शो दी बेटा आइसोमॉर्फिज्म, दे शो दी आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं। अब देखो एक आइसोमेरिज्म होता है और एक होता है आइसोमॉर्फिज्म, दोनों में फर्क है बेटा। आइसोमॉर्फिज्म होता है और एक होता है आइसोमेरिज्म। आयोनिक कंपाउंड कभी भी आइसोमेरिज्म नहीं बताते। आइसोमेरिज्म बेटा ये कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, उसे कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आयोनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म नहीं बताते, वो बताते, सॉरी आइसोमेरिज्म नहीं बताते, वो क्या बताते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फ का मतलब क्या होता है, फॉर्म, मतलब ऐसे सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो जाए उसे बोलते हैं आइसोमॉर्फ। देखो आइसोमॉर्फिज्म में होता क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है,
जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उसे आइसोमर कहते हैं, और जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फ बोलते हैं। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या हो जाता है, बोलो बेटा? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्या होता है? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि आयोनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड क्या बताते हैं? आइसोमेरिज्म। क्या आयोनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म बताएंगे? नहीं बताएंगे, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे बेटा। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए कि कोवैलेंट कंपाउंड आइसोमेरिज्म बताते हैं, आयोनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म बताते हैं, आइसोमेरिज्म बिल्कुल भी नहीं बताते। तो देखो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, बोलो? सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे देखो बेटा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया यहां पे MgSO4। क्या ले लिया? MgSO4.7s2, MgSO4.7s2, या फिर ले लिया हमने यहां पे FeSO4.7s2। ये दोनों जो सॉल्ट है, ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड। इन दोनों कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है। इन दोनों कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? सेम हो जाएगा। तो क्या मैं इसे आइसोमॉर्फ बोल सकता? बिल्कुल बोलेंगे। इन्हें क्या बोलेंगे आप? आइसोमॉर्फ। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या? नहीं। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब नंबर ऑफ एटम सेम, नंबर ऑफ मतलब नंबर, अगर जितने एटम्स है वो भी सेम हो जाएंगे और जो एटम है वो भी सेम हो जाएंगे। यहां पे देखो ना, यहां पे Mg है, यहां पे MgSO4 है, यहां पे FeSO4 है। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं बेटा, नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ एटम जस्ट लुक लाइक अ सेम, लेकिन इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी सेम है। इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी क्या आता है? सेम। ये टेट्राहाइड्रल होगा तो ये भी टेट्राहाइड्रल होगा। अभी ये नहीं समझ में आएगा आपको टेट्राहाइड्रल ऑक्टाहाइड्रल क्या होता है, मैं बाद में बताऊंगा आपको। ज्योमेट्री तो पढ़ाने वाला हूं आपको, बॉन्डिंग्स सारी पढ़ाने वाला हूं बेटा। तो इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर अगर सेम हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आइसोमॉर्फ। अभी थोड़ा याद करना पड़ेगा बेटा कि MgSO4.7s2 और FeSO4.7s2 ये क्या हो जाते हैं? आइसोमॉर्फ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आइसोमॉर्फ। और भी देख लीजिए इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा इसकी, इधर देखो आप, दैट इज द K2SO4, Al2SO4, Al2SO4 होल थाइस .24s2 इसे कहते हैं एलम। क्या बोलते हैं इसे? एलम। दैट इज पोटैश एलम। क्या बोलते हैं इसे? पोटैश एलम। आपने फिटकरी तो सुना होगा ना? अरे फिटकरी सुना है कि नहीं सुना है? दैट इज पोटैश एलम। पोटैश एलम। फिटकरी पता है ना, वो पानी में डालते हैं उसको, जो अगर वो डर्टी वाटर रहा तो उसको क्या कर देता है? क्लियर कर देता है ना। सो दैट इज फिटकरी कहते हैं। कुछ लोग शेविंग के लिए जाते होंगे, बाद में शेविंग करने के बाद में वो लगाते हैं ना। हाँ, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होती है उसकी। क्या होती है? ब्लेड वगैरह लग जाए तो ब्लड को क्या कर देता है? क्लॉट कर देता है। ठीक है। सो दैट इज द फिटकरी, मतलब दैट इज पोटैश एलम। क्या होता है पोटैश एलम? K2SO4.Al2SO4 होल थाइस, और यहां पे क्या हो जाएगा? 24s2। एक फेरस एलम भी होता है बेटा, एक फेरस एलम होता है, दैट इज द K2SO4। यहां पे Fe2 आ जाता है। यहां पे क्या आ जाता है? Fe2SO4 होल थाइस डॉट क्या आ जाएगा? 24s2। ये गलत हो गया, ये हो जाएगा बेटा .24s2। इसे फेरस एलम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फेरस एलम। और फेरस एलम को कहते हैं मोअर सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसे? मोअर सॉल्ट। तो ध्यान में रखना, पोटैश एलम क्या होता है? K2SO4 दैट इज Al2SO4/3 .24s2। क्या बोलते हैं उसको? पोटैश एलम। समझ में आया? पोटैश एलम। और पोटैश एलम का जैसा क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा सेम वैसा किसका रहेगा? मोअर सॉल्ट का। इसे फेरस एलम भी कहते हैं। सो फेरस एलम में क्या है? यहां पे एल्यूमिनियम है और फेरस एलम में यहां पे क्या है बेटा? Fe है। बस इतना फर्क है। सो रहेगा दिमाग में, फेरस एलम और पोटैश एलम ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? दोनों, ये दोनों बेटा क्या हो जाते हैं? आइसोमॉर्फ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आइसोमॉर्फ। आइसोमॉर्फ का मतलब उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सेम। आ रहा है ना समझ में आपको? बस 2-4 एग्जांपल याद कर लीजिए अभी का, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आइसोमॉर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ठीक है। सो आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होंगे बेटा उन्हें क्या कहते हैं? हम आइसोमॉर्फ्स कहते हैं। तो आइसोमॉर्फ्स में ध्यान में रखना सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे कि यहां पे मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए हैं। पहला है MgSO4.7s2, डीपीपी आएगा, कल आपको डीपीपी मिल जाएगा और टेस्ट होगी तो आपको और एडिशनल एग्जांपल मिल जाएंगे आइसोमॉर्फिज्म के। ठीक है। सो MgSO4.7s2 और FeSO4.7s2, सिमिलरली K2SO4 Al2SO4/3 .24s2 और दैट इज K2SO4 Fe2SO4/3
.20 मोर सॉल्ट कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आइसोमॉर्फ्स होंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फ्स हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या बोला, 99.9% क्या है, सॉलिड, 0.1% क्या है, लिक्विड। आयनिक कंपाउंड कभी भी गैस होगे क्या, नहीं होगे। दूसरा बताया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, ज्यादा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। और क्या होता है बेटा, शार्प होता है। क्या होता है, शार्प। हाई और शार्प का मतलब समझ में आ गया, शार्प का मतलब तो क्लियर है ना। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। क्या आयनिक कंपाउंड ब्रिटल होते हैं, होते हैं। दे आर ब्रिटल, दे आर ब्रिटल। आयनिक बॉन्ड का जो नेचर है वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। समझ में आ गया। दे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, बट इन molten state. They are conductor of heat and electricity in molten state. They conduct electricity in solid state, no, they do not conduct the electricity in solid state. They are insulator in solid state, but they conduct electricity in molten state. molten state बोलिए या liquid state। अब बताइए solubility की बात। चलो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में solubility। solubility समझता है ना आपको, what is solubility, किसे बोलते हैं solubility? solubility का मतलब क्या होता है, what is solubility? सॉलिबिलिटी का मतलब वो बेटा किसके अंदर घुलेगा, पानी के अंदर घुलेगा, अल्कोहल के अंदर घुलेगा, बेंजीन के अंदर घुलेगा या नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है ना। सॉलिबिलिटी का मतलब क्या होता है, घुलनशीलता। समझ में आया ना, घुलने की टेंडेंसी, दैट इज क्या बोलेंगे उसे, सॉलिबिलिटी। अब देखो आपने लाइक डिजॉल्व लाइक तो सुना होगा ना, लाइक डिजॉल्व लाइक सुना है क्या आपने। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब जिस टाइप का कंपाउंड होगा उसी टाइप के कंपाउंड में क्या होगा बेटा, वो घुलेगा। समझ में आया, उसे बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब पोलर पोलर में घुलते हैं, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेंगे। पोलर नॉन पोलर में घुलेगा क्या, नहीं घुलेगा। तो बताइए जो NaCl है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे होगा रे, पोलर होगा ना। एक Na+ पॉजिटिव है, Cl- क्या है, माइनस है, निगेटिव है। तो जिसमें पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं या जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आते हैं बेटा उसे क्या कहते हैं हम, पोलर। अरे जिसमें पॉजिटिव निगेटिव पोल्स डेवलप होंगे उसे क्या बोलेंगे आप, पोलर। तो NaCl पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है। तो पोलर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा। तो वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है वाटर। अरे H++OH-, H++OH- तो पोलर है ना। तो NaCl वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा। आपने क्या किया, NaCl वाटर में डाल दिया बेटा, देखा तो होगा ना घुलता है कि नहीं घुलता है। तो नमक का पानी तो पिया होगा ना आपने। सो बेटा हाँ, सो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बोतल है बेटा, एक बोतल में हमने थोड़ा सा 1 टीस्पून क्या डाल दिया, हाँ 1 टीस्पून हमने NaCl डाल दिया। उसको थोड़ा सा हमने स्टर्ड किया, स्टर्ड करने के बाद में वो घुल जाएगा। होता क्या है पता है, जब NaCl हम वाटर में डालते हैं बेटा, इधर देखो आप, NaCl वाटर में घुलेगा, घुलेगा, बिल्कुल घुलेगा। ये देखो आप, ये जो NaCl है ये सॉलिड था, ये क्या था बेटा, सॉलिड था। जैसे ही हमने इसको किस में डाला, वाटर में डाला। किस में डाला, वाटर में डाला। तो सबसे पहली बात, जैसे ही वाटर में डाला तो ये बना देगा Na+, प्लस क्या बना देगा, Cl-। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये Na+ जो है बेटा, इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर देते, तो इसे लिखते हैं हम Na+ एक्वस। सिमिलरली बेटा Cl- को भी वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते, तो इसे क्या लिखते हैं, Cl- एक्वस, Cl- एक्वस। अरे यार इसका मतलब ये है कि बेटा जैसे ही NaCl को आप किस में डालोगे, वाटर में, तो Na+ के आयन कुछ वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में खींचेंगे और Cl- के आयंस को इस साइड में, कुछ वाटर मॉलिक्यूल इस साइड में खींचेंगे। समझ में आया क्यों ऐसा होता है। होता क्या है, जैसे ही हम बेटा NaCl को वाटर में डालते हैं तो वो टूट जाता है Na++ Cl- में। तो देखो सॉल्यूशंस के अंदर क्या है, Na+। अब वो इसका एक्वस का मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है, इसे हाइड्रेटेड आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रेटेड आयन। ये देखो अगर Na+ Cl- है तो उसे हाइड्रेटेड आयन नहीं कहेंगे। जब यहाँ पे एक्वस लिख देते हैं, इसका क्या मतलब है, उसको चारों ओर से किसने घेर के रखा है, वाटर मॉलिक्यूल ने घेर के रखा है। तो ऐसे आयन को क्या कहते हैं हम, बोलो, हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड आयन। अब देखो ये Na+ है। अब दूसरे कलर से बताता हूं, इधर देख लीजिए, यहाँ पे वाटर होगा। अब वाटर भी पोलर है, वाटर क्या है, पोलर है। तो वाटर का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा कि नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पार्ट। तो देखो ये ऑक्सीजन है और ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव। क्यों आया, समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। तो इलेक्ट्रॉन, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। एक इलेक्ट्रॉन किसका था, हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका था, ऑक्सीजन का।
तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी ज्यादा है? ये तो गरीब है ना, ये तो सबसे गरीब है बेटा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम है कि कोई भी आके छीन के लेके चला जाता है इलेक्ट्रॉन इसके। समझ में आया ना? तो जिसके इलेक्ट्रॉन, बेटा किसके इलेक्ट्रॉन छीने गए? हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। डिफिशिएंट होगा तो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। किसने इलेक्ट्रॉन खींचे? ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? तो क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है। तो यहां पे पोलैरिटी डेवलप हो गई, इसलिए तो हम इसे क्या कह रहे हैं? पोलर। अब देखो ये क्या है? पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। समझ में आया? इसी को तो हाइड्रेशन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। चारों ओर से इधर देखो, यहां पे भी क्या होगा बेटा? वाटर होगा। ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इधर से भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इधर से भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। समझ में आ रहा है ना? अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्लियर है सबको? वाटर बेटा पोलर है, वाटर के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी है और निगेटिव पार्ट भी है। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो निगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, बोले तो ऑक्सीजन को चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है। क्या है? नॉन डायरेक्शनल। अगर वाटर मॉलिक्यूल इधर से आ जाए, वाटर मॉलिक्यूल इधर से आ जाए तो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। वाटर मॉलिक्यूल अगर ऊपर से आ जाए बेटा तो भी ऑक्सीजन को क्या करेगा? वो अट्रैक्ट करेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? तो जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और इसे कहते हैं बेटा हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहेंगे फिर? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे उसे? हाइड्रेशन एनर्जी। समझ में आ रहा है ना? नाम चेंज हो रहे हैं बेटा, फिनोमिनॉन चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। जैसा लैटिस एनर्जी बोला वैसी कौन सी एनर्जी हो जाएगा? हाइड्रेशन एनर्जी। अब ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को कब अट्रैक्ट करेगा? जब इस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। समझ में आया या नहीं आया? जब इस पे पॉजिटिव चार्ज की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, इधर देखो बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी उतने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मतलब उतना हाइड्रेशन उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। और उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सोडियम से अगर छोटा आयंस ले लिया हमने, जैसे कि लिथियम प्लस, क्या ले लिया बेटा? लिथियम प्लस। तो लिथियम प्लस जो है वो सोडियम प्लस से छोटा है। पीरियोडिसिटी में बता चुका हूं, लिथियम प्लस सोडियम प्लस से क्या है? छोटा है। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा कि कम वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा? ज्यादा। मतलब इसका हाइड्रेशन क्या होगा? ज्यादा। मतलब इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया ना? अगर बेटा अगर सोडियम प्लस लिया आपने तो मान लो 6 अगर वाटर मॉलिक्यूल या 4 वाटर मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहे उसे, जैसे ही आपने लिथियम प्लस लिया और उसे वाटर में डाला तो नियर अबाउट इस लिथियम प्लस को नियर अबाउट बेटा 40 वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आएगा? इसी को कहते हैं हाइड्रेशन। इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। जितना छोटा कैटायंस होगा उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। अभी मैं हाइड्रेशन एनर्जी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है ना? अभी हाइड्रेशन एनर्जी नहीं बता रहा हूं, बस ये हाइड्रेशन के बारे में थोड़ा सा, उसके जब हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाएंगे हम उसका सिर्फ बेस बना रहा हूं मैं आपको कि अभी हाइड्रेशन होता क्या है। जितना छोटा कैटायन होगा उतना उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा होगा। मतलब उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और उतनी ज्यादा एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो सोडियम प्लस का हाइड्रेशन कैसा हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो क्या Cl माइनस का हाइड्रेशन होगा? होगा या नहीं होगा? अरे सोडियम प्लस वाटर मॉलिक्यूल के कौन से पार्ट को अट्रैक्ट कर रहा है? नेगेटिव पार्ट को। तो Cl माइनस पे कौन सा चार्ज है? चलो बोलो, बताइए बेटा कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो वाटर में पॉजिटिव चार्ज है क्या? है ना? किसके ऊपर है? हाइड्रोजन के ऊपर। ये H और ये O और ये H, ये कौन सा पार्ट है? पॉजिटिव पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? नेगेटिव पार्ट। तो Cl माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसका भी तो हाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसका हाइड्रेशन ऐसे लिखते हैं, Cl माइनस एक्वस। अब समझ में आ रहा है कि बेटा Na प्लस एक्वस का मतलब क्या होता है कि Na प्लस को चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल ने घेर के रखा है। सिमिलरली Cl माइनस एक्वस का मतलब ये होता है कि Cl माइनस को चारों ओर से किसने घेर के रखा है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल ने घेर के रखा है। अब तो सबको समझ में आया। अब NaCl वाटर में क्यों घुलेगा? वाटर में क्यों घुलेगा? क्योंकि ये भी पोलर है और वाटर भी क्या है? पोलर। पोलर में घुलता है। हाँ, अगर वही NaCl को आप बेंजीन में डाल दो तो घुलेगा नहीं बेटा, सस्पेंशन बना लेगा। देखो मैंने क्या बोला अभी आपको, अगर वही हमने क्या किया, वाटर की बजाय बेटा हमने किस में डाल दिया उसे? बोलो। NaCl को हमने डाल दिया बेंजीन में। किसमें डाल दिया? बेंजीन। बेंजीन एक सॉल्वेंट होता है जिसे हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। लेकिन जैसे ही आप इसे डालोगे तो ये सस्पेंशन बना देगा। क्या बना देगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब है नीचे जाके बैठ जाएगा।
देखो आप एक ग्लास में बेटा क्या लो, आप एक कंटेनर में बीकर में आपने बेंजीन लिया, उसमें सोडियम क्लोराइड डालो, घुलेगा नहीं, जैसा वाटर में घुल रहा है ना वैसा नहीं घुलेगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, उसे बोलते हैं सस्पेंशन। क्यों नहीं घुल रहा है? सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि NaCl क्या है बोलो बेटा, NaCl क्या है? पोलर है। LaCl क्या है? पोलर है। और ये क्या है यहाँ पे? नॉन पोलर है। तो मैं वही बता रहा हूं आपको बेटा, पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। समझ में, सॉरी, नॉन पोलर नॉन पोलर में घुलेगा, लेकिन पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। तो सोल्युबिलिटी सबको समझ में आ रहा है कि दैट इज आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर और इनसोल्युबल इन वाटर। दे आर सोल्युबल इन वाटर, दे आर सोल्युबल इन वाटर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड क्या है? पोलर है, और वाटर भी क्या है? पोलर है। तो क्या आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेंगे? नहीं घुलेंगे। जैसे कि आपने देखा NaCl पोलर है और ये बेंजीन नॉन पोलर है, तो इसमें घुलेगा क्या बेटा? नहीं घुलेगा। क्या बना देगा? सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है नीचे जाके बैठ जाएगा, घुलेगा नहीं। क्लियर है बात यहाँ पे? आगे सबको समझ में? आयनिक कंपाउंड जो है वो सोल्यूबल होते हैं किसमें? वाटर में। दे आर सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या लिख के दूं यहाँ पे कि समझ में आ गया? ये देखो ना बेटा, ये क्या है? NaCl यहाँ पे क्या है बोलो? ये पोलर है, ये भी क्या है यहाँ पे? पोलर है। तो पोलर क्या होगा? पोलर में घुलेगा। और कैसे घुलेगा सबको समझ में आ रहा है? जैसे ही Na+, ये Na+ एक्वस का मतलब समझ में आया कि Na+ को चारों ओर से किसने घेर के रखा है? वाटर ने घेर के रखा है। और Cl- एक्वस का मतलब समझ में आ रहा है, जिसको चारों ओर से किसने, मैंने एक ही बताया यहाँ पे, लेकिन चारों ओर से जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को घेर सकता है वो उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल को चारों ओर, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसे चारों ओर से क्या करेंगे? सराउंड करेंगे। समझ में आया? समझ में आया या नहीं आया? मतलब देखो बेटा, पॉजिटिव जो आयंस है, पॉजिटिव आयंस को निगेटिव आयन सराउंड करते हैं और निगेटिव आयन को पॉजिटिव आयन सराउंड करते हैं। दोबारा से सुनो, पॉजिटिव आयन को निगेटिव आयन सराउंड करते हैं और निगेटिव को कौन सराउंड करेगा? पॉजिटिव आयन सराउंड करेंगे। क्लियर है? और जो आयोनिक एटमॉस्फेयर होता है, किसी भी आयंस के बाहर, किसी भी आयंस के अराउंड, किसी भी आयंस के अराउंड जो आयोनिक एटमॉस्फेयर होता है, पॉजिटिव के बाहर निगेटिव का या निगेटिव के बाहर पॉजिटिव का, उसे बोलते हैं आयोनिक एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं उसे? आयोनिक एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है ना? तो आयोनिक एटमॉस्फेयर होता है करके देखो ना, इस पॉजिटिव के इर्द गिर्द निगेटिव है, इस निगेटिव के इर्द गिर्द क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। आपके आजू बाजू भी है बैठे हुए लोग, है ना, वो भी क्या हो गया? वो भी क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। वैसे ही बेटा आयंस का क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। आया समझ में अभी या नहीं आया? सबको समझ में आया कि वाटर में बेटा जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सोल्यूबल होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि बेंजीन में क्या हो जाएंगे? इनसोल्यूबल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर और बेंजीन्स आर नॉन पोलर। तो घुलेंगे नहीं उसमें, बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे। बस आप इसकी जो समरी है बेटा इतनी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज आयनिक कंपाउंड इज पोलर एंड इनसोल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बस इतना मतलब होता है, मैंने आपको बताया है यहाँ पे डिटेल में। चलो इधर देखो, अब मैं ये बता रहा था आपको कि लैटिस एनर्जी, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये पता होना चाहिए आपको, थ्योरेटिकल पार्ट था, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा लैटिस एनर्जी की, थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई थी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है बेटा किसी भी लैटिस के बनने में, उसे बोलते हैं हम लैटिस एनर्जी, या किसी भी लैटिस को तोड़ने में उसके कंस्टिट्यूएंट आयन, उल्टा बोलिए, उसे भी क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी। जैसा कि हमने NaCl सॉलिड बनाया था, NaCl क्रिस्टल बनाया था, तो -782 एनर्जी रिलीज हो गई थी। माइनस का मतलब रिलीज, 782 एनर्जी किलो जूल, इतनी एनर्जी क्या हो गई थी? रिलीज हो गई थी 1 मोल ऑफ NaCl बनने में। अगर उसी 1 मोल ऑफ NaCl को मुझे तोड़ना है Na++Cl- आयंस गैसियस में, तो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएंगी? खर्च हो जाएंगी। तो उसे भी क्या बोलेंगे आप? लैटिस एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। मैंने आपको यह बोला था बेटा कि दैट इज द लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। क्या हो जाएगा? Q1 Q2। Q1 इज द चार्ज ऑन कैटायन एंड Q2 इज द चार्ज ऑन अनायन। चार्ज बढ़ेगा कैटायंस और अनायन पर का, तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी। जिस आयनिक सॉलिड में जितना ज्यादा चार्ज होगा बेटा उतनी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको थी बेटा? बोलो, R++ R-। और R++ R- क्या है? इंटर आयनिक डिस्टेंस इट बिटवीन कैटायंस एंड अनायन। मतलब अगर दोनों आयंस के बीच का, कैटायंस और अनायन के बीच का इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर चार्ज बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। आपको बात समझ में आ रही है ना कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज इंटर आयोनिक डिस्टेंस, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। सबको समझ में आ गया? क्यों बेटा? अब यहां पे मैं ये बता रहा हूं आपको, अगर हमने चार्ज अगर कांस्टेंट कर दिया, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, यहां पे देखो पहली कंडीशन देखो बेटा,
इफ चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज इज कांस्टेंट, इफ चार्ज इज कांस्टेंट, तो बोलो लैटिस एनर्जी कौन डिसाइड करेगा? इंटरआयनिक डिस्टेंस डिसाइड करेगा। समझ में आया ना? अगर हमने चार्ज कांस्टेंट रख दिया बेटा तो लैटिस एनर्जी कौन डिसाइड करेगा? इंटरआयनिक डिस्टेंस डिसाइड करेगा। इंटरआयनिक डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? कम हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखो बेटा, इधर देखो आप, यहां पे मैंने लिया है एग्जांपल LiF। क्या लिया है? LiF। दूसरा एग्जांपल लिया है CSI, दैट इज सीजियम आयोडाइड। क्या है? सीजियम आयोडाइड। यहां पे इसका इंटरआयनिक डिस्टेंस बता देता हूं मैं आपको, बोले तो बॉन्ड लेंथ, दैट इज R प्लस प्लस क्या लेंगे बेटा यहां पे? R माइनस, R प्लस प्लस R माइनस, इसका होता है बेटा दैट इज 2.01 एंगस्ट्रॉम। LiF में इंटरआयनिक डिस्टेंस कितना है? 2.01 एंगस्ट्रॉम। हाँ, वही अगर CSI में लेंगे तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नियरली कितना होता है पता है आपको? नियरली जो ये होता है, नियरली बेटा ये दैट इज ये होता है नियरली 3.94 एंगस्ट्रॉम, मतलब नियरली डबल है। नियरली क्या हो गया? डबल हो गया। दिख रहा है ना? देखो ये 2 है, ये 4 है, नियरली 4 है। सो दैट इज ये क्या हो गया? नियरली क्या हो गया बेटा? डबल हो गया। हो गया ना डबल? तो देखो इसकी जो लैटिस एनर्जी है LiF की लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। देखो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है, 1004 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। लेकिन वही LiF के बनने में 1000 एनर्जी रिलीज हो रही है किलो जूल, लेकिन वही बेटा CSI के बनने में इससे आधी हो जाती है, नियर अबाउट 527 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अब समझ में आ रहा है ना रे? इधर देखो बेटा, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया सबको समझ में? देखो यहां पे हमने क्या लिया? इंटर आयनिक डिस्टेंस। चार्ज देखो, चार्ज भी बता दूं क्या आपको? चलो इसे चार्ज भी बता देता हूं, चार्ज आपको बताना जरूरी है। इधर देखो बेटा, चार्ज भी बता देता हूं, इधर देखिए। हाँ, यहां पे लिख देते हैं चार्ज, यहां पे क्या है? चार्ज। अब मुझे बताइए, LiF पे, लिथियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना होगा? 1 ही होगा। अरे Q1 Q2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चार्ज तो दोनों में क्या है? सेम है। मतलब Q1 Q2 क्या है? सेम है। अगर Q1 Q2 अगर सेम हो जाए, मतलब चार्ज सेम हो जाए, तो कौन डिसाइड करेगा लैटिस एनर्जी? इंटर आयनिक डिस्टेंस डिसाइड करेगा। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस अगर कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। समझ में आया ना? एग्जांपल के साथ में बता रहा हूं, एनसीईआरटी में टेबल गिवन है बेटा, आपको दिया है और बता भी रहा हूं यहां पे कि देखो चार्ज सेम हो गया, इंटर आयनिक डिस्टेंस चेंज हो गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर है? एक एग्जांपल और बता देता हूं। इधर देखो, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा वैल्यूज याद करो, आपको सिर्फ बता रहा हूं, फिगर आउट करिए यहां से कि अगर आपको इंटर आयनिक डिस्टेंस दे दिया जाए, कंपाउंड दे दिया जाए, तो आप कैसे देखेंगे लैटिस एनर्जी? चार्ज सेम हो जाए तो इंटर आयनिक डिस्टेंस देखेंगे, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस सेम हो जाए तो फिर क्या देखेंगे आप? चार्ज देखेंगे। देखो एक एग्जांपल और बता देता हूं, एक एग्जांपल और बता देता हूं बेटा, यहां पे देखो एक एग्जांपल वैल्यूज के साथ बताता हूं। 1 मिनट रुकिएगा, वैल्यूज के साथ बताता हूं, बस 1 मिनट दीजिए मुझे। हाँ चलो इधर देखो, यहां पे लिया हमने LiF, यहां पे ले लिया बेटा MgO। क्या ले लिया? LiF एंड MgO। इसके लिए R प्लस प्लस R माइनस देख लीजिए आप, इसके लिए R प्लस प्लस R माइनस अभी तो बताया 2.01 है, अभी तो बताया ना 2.01 एंगस्ट्रॉन है करके। इसके लिए R देख लीजिए, इसके लिए R होता है बेटा 2.10 एंगस्ट्रॉन, मतलब नियरली सेम हो गया। देखो ना, LiF के लिए और MgO के लिए बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस नियरली क्या है? सेम है। और चलो यहां पे Q1 Q2 बताइए कितना है प्रोडक्ट? यहां पे +1 -1, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना हो गया? 1। यहां पे है +2 -2, 2 2 जा 4 कितना हो गया? यहां पे चार्ज बढ़ गया ना। अरे 2 2 जा कितना हो गया? 4, तो चार्ज बढ़ गया, यहां पे बढ़ गया ना चार्ज। तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो यहां पे लिखेंगे दैट इज लैटिस एनर्जी, यहां पे कितनी थी रे बेटा? 1004 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। अभी तो बताया ना बेटा LiF में 1004 किलो जूल पर मोल इतनी एनर्जी रिलीज होती है LiF के बनने में, या LiF को तोड़ने में उतनी एनर्जी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है। अब देखो यहां पे
इंटर आयनिक डिस्टेंस दोनों का क्या है, नियरली सेम है, लेकिन चार्ज क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। इसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट 1 है, इसमें Q1 Q2 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एकदम से बेटा बढ़ जाती है, 4 गुना तक हो जाती है, दैट इज -3933 किलो जूल पर मोल। देखो 1000 से डायरेक्ट 4000 चली गई, एकदम से समझ में आ रहा है ना, एकदम से लैटिस एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सबको समझ में आ रहा है ना कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज को, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी बेटा इंटर आयनिक डिस्टेंस को। अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस सेम हो जाए तो लैटिस एनर्जी चार्ज डिसाइड करेगा, अगर चार्ज सेम हो जाए तो लैटिस एनर्जी इंटर आयनिक डिस्टेंस डिसाइड करेगा। क्लियर है। और भी एक फैक्टर्स है जो लैटिस एनर्जी को डिसाइड करता है, वो होता है दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी, थोड़ा पढ़ के आना रे आपने, पोलराइजेशन क्या होता है, तो व्हाट इज पोलराइजेशन कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी तो खत्म नहीं होगा वो, तो कल के लेक्चर में और भी लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट की ऑर्डर भी बताऊंगा आपको क्या होती है। तो लेकिन पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर आपने पढ़ के आना है, ठीक है। तनिष कर दे क्लोज। ये टेबल अच्छे से निकालना है लेकिन, हाँ बेटा ये टेबल जो है बनाए हुए, ये आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे।